गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मॉल होता क्या है, कैसे हम मॉल को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा था मॉल इज नथिंग बट 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते थे, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते थे, आयन भी हो सकते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही। आज हम देखते हैं बेटा मोल इन टर्म्स ऑफ मास। वैसे तो हम देख चुके थे मास की टर्म्स में कैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे, जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास, जितना उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वही 1 मोल का मास होता है। तो आज अच्छे से देख लेते हैं। एक बार एटम के लिए भी लिखा हुआ है हमने, मॉलिक्यूल्स के लिए भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो एटम के लिए मास क्या होता है बेटा, अ मोल ऑफ एटम is defined as the amount of substance, ठीक है, which has mass equal to gram atomic mass। ये है ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल एटम का मास किसके बराबर होगा बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मॉलिक्यूल्स की बात आ जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास, एटम की बात आ जाएगी तो एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हमने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना इसीलिए सीखा है, जिसको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास आता है वो इजीली मॉल कॉन्सेप्ट कर जाएगा बेटा। अगर आपको यही नहीं आता कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले मास पता होना चाहिए एलिमेंट्स का। उसके लिए हमने बहुत अच्छे से टेबल पढ़ी है, पूरी वैलेंसीज हमें पता है, सारी चीज हमें पता है, देन हम मॉल कॉन्सेप्ट एंड में इसीलिए पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ देखो जरा एग्जांपल हमने लिखे हुए यहाँ पर, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा। 1 मोल के लिए बात हो रही है, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होता है वही 1 मोल का मास होगा। तो वो कितना होता है बेटा, 14 ग्राम। आप बोले 1 मोल मोलिक्यूल के बारे में आप पूछ लिया, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। क्योंकि एटम के लिए हमने क्या किया 14, तो मॉलिक्यूल्स N2 हो गया, तो क्या करेंगे हम 2 × 14 कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। लिख दिया भाई हमने। समझ में आ रही है बात। देखो अब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, तो O2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। इसी तरीके से NH3 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा बेटा, 17 ग्राम। बात समझ में आ रही है कैसे क्या होता है। किसी भी एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए मास क्या होगा, उसका एटॉमिक मास जो होता है वही 1 मोल का मास होगा। एटॉमिक मास यूनिट में होता है और ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं हम, जो मास ग्राम में होता है वही उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है बेटा कि 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 22,400 ml और 22.4 लीटर के बराबर होगा। कितना, 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें पता है, कुछ भी नहीं करना, हमें कितना है 22,400 ml। STP पे होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कितना होता है, टेम्परेचर होता है आपका 293 केल्विन, ठीक है, एंड आपका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 atm, 273 केल्विन। हाँ बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो हमने यहां पर और भी लिखा है 1 मोल ऑफ NH3 गैस के, NH3 गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, गैस कितना होगा बेटा 22,400 ml। अब पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम 22,400 ml, यानी किसी भी गैस का 1 मोल अगर उसका वॉल्यूम मुझसे पूछा जाए तो हमेशा कितना होगा, 22,400 मिलीलीटर एट STP। बात समझ में आ गई। अब हमने कल मोलर मास भी पढ़ा था, वो देख लेते हैं एक बार। मोलर मास होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा मोलर मास देख लेते हैं एक बार, है ना। तो आप इसे नोट डाउन करो, देन हम मोलर मास देखते हैं बच्चों। देखो बेटा मोलर मास हमने कल क्या देखा था
कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है वही मोलर मास होता है। तो आज भी हमने वही लिखा है, कुछ डिफरेंट नहीं लिखा है, ठीक है। बस आज हमने क्या किया है, यूनिट भी पढ़ेंगे आज हम इसकी होती क्या है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, जो एवोगाड्रो नंबर भी थी, यही देखा था हमने, 6.022 into 10⁻23 ऑफ एटम इज इक्वल टू उसका जो एटॉमिक मास था, 6.022 10⁻23 ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उसका मॉलिक्यूलर मास था, ये देखा था हमने। तो बेटा यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, क्योंकि हम पर मोल की बात कर रहे हैं, एक मोल के मास की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ग्राम पर मोल। तो अब ग्राम पर मोल ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है और इनवर्स करके भी मिल सकता है, कुछ भी मिले, मतलब समझ जाना क्या है, मोलर मास है। अब मोलर मास ऑफ कार्बन, पहले आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक मास होता है भाई 12, ठीक है। अब मोलर मास की बात कर रहे हैं इसलिए ग्राम पर मोल। आयरन का होता है 56 ग्राम पर मोल, कैल्शियम हो गया 40, H2O होता है बेटा 18, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 14 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करो, देन फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2SO4। अगर आपको पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2SO4 is 98 U, then you will easily get the answer of the molar mass, that is 98 gram per mole. Okay, so firstly you should know about the atomic mass or molecular mass. After that you will easily calculate the molar mass of any compounds or any elements. ठीक है, चलो अब मोलर मास में हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं बेटा। सबसे पहले देखो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना हो, इन केस आपको मास दिया हुआ हो, और मोलर मास तो मुझे पता ही है कैसे निकाला जाता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, मोल कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और स्मॉल m करता है जो आपको मास दिया हुआ है, और कैपिटल M शो कर रहा है मोलर मास। बात समझ में आ रही है। अगर वहीं हमें मास कैलकुलेट करना हो, मोल गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, जो मोल गिवन है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ एटम्स हमसे कैलकुलेट कर रहा हो बेटे, तो हम क्या करेंगे, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएगा। इन केस एटम्स नहीं हो, कोई उसने कंपाउंड जो दिया है वो मॉलिक्यूल्स है, और वो आपसे पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट बताओ, 5 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप क्या करोगे, 5 मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से, तो उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब बेटा वो मोल आपसे पूछ रहा है, उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं कि 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स आपको गिवन है। आपको बताना है कि कितने मोल होंगे 10⁻23 हाइड्रोजन एटम में, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बताओ। तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे गिवन नंबर ऑफ एटम ऊपर लिख देंगे और उससे किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सब न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर पहले भी हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं। अगर बेटा आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, कोई वॉल्यूम दिया हुआ गैस का, और आपसे पूछा जाए कि मोल कैलकुलेट करके बताओ कि 224 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन वॉल्यूम है उसे ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारे पास 22,400 ml में होना चाहिए, बट अगर लीटर में दी जाएगी तो 22.4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो दीज आर द फॉर्मूलाज, वो बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे मोल कंसेप्ट कैलकुलेशन में। तो कल हम क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, देन हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। Okay, thank you so much. Keep learning. Bye. Take a screenshot, note down in your notebook.